हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2024 में रिलीज हुई मूवी आउटसाइड को। तो ये मूवी बेस्ड है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पे। इस मूवी में दिखाया गया है जब ज़ॉम्बिस का खतरा पूरी दुनिया में फैला हुआ था, तब एक फादर ने अपने परिवार को बचाने के लिए कैसे एक सेफ जगह ढूंढी और आगे इस मूवी में क्या हुआ उसके साथ। इससे ज़्यादा मैं आपको और कुछ भी इंट्रो में नहीं बताने वाली, अदरवाइज इसका सस्पेंस खराब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं मूवी। तो मूवी की शुरुआत होती है फिलीपींस से, जहां पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। सारे लोग उसका शिकार बन चुके हैं, लेकिन भाग्य से उसी शहर में रहने वाला फ्रांसिस नाम का एक आदमी और उसकी फैमिली ने अभी तक खुद को इन्फेक्टेड होने से बचा रखा है। फ्रांसिस अपनी पत्नी एरिस और दो बेटे जोश और ल्यूक के साथ अपने गांव जा रहा होता है, इस उम्मीद में कि वायरस शहर में फैल चुका है, तो क्या पता किस्मत से वो वायरस गांव तक ना पहुंच पाया हो, तो वो लोग गांव में रहकर खुद को इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हैं। गांव में फ्रांसिस के माता पिता भी रहते हैं, लेकिन जैसे ही फ्रांसिस अपने घर पर जाता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बेड पर उसके पिता की लाश पड़ी होती है, जिन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वो खुद भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। उन्होंने ज़ॉम्बी बनने से अच्छा ये सोचा कि वो खुद की जान ले लें। ये देखकर फ्रांसिस को बहुत बुरा लगता है कि मैं क्या सोचकर गांव पर आया था और यहाँ पर क्या हो गया। साथ ही वो समझ जाता है कि अब गांव भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो अपने पिता की गन को ले लेता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे माहौल में हथियार जितने ज़्यादा हों उतने ही कम लगते हैं। तभी फ्रांसिस को कमरे के बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वो जैसे ही बाहर आकर देखता है तो हैरान, क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ खड़ी थी, जिसका आधा शरीर कटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है, क्योंकि वो ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुकी हैं। धीरे धीरे वो फ्रांसिस की तरफ बढ़ने लग जाती हैं, उस पर हमला करने के लिए। फ्रांसिस बेचारा ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो दिल पर पत्थर रखकर अपनी मॉम को शूट करके मार डालता है। उसके बाद वो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार भी करता है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। फ्रांसिस अपने परिवार को समझाता है कि देखो, हम लोग यहीं पर रहेंगे, यहाँ खेत है जिसमें अनाज मिल जाएगा हमको, और हैंडपम्प भी है जिससे पानी का बंदोबस्त हो जाएगा। सभी मान जाते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि एरिस और फ्रांसिस खुश नहीं हैं, दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, मानो उनका कोई झगड़ा हुआ हो। इसके बाद सभी स्टोर रूम में जाने का डिसाइड करते हैं, ताकि कुछ ज़रूरत का सामान मिल जाए। तो वहाँ पर आने पर उनको एक केयरटेकर की लाश मिलती है, जिसने ज़ॉम्बिस से बचने के लिए खुद को फांसी पर चढ़ा दिया था। वहीं पर कुछ चिकन्स भी होते हैं, जो कि पिंजरे में कैद थे। फ्रांसिस अपने बेटे जोश से कहता है कि जाओ, केयरटेकर की लाश से चाबी निकाल लो और इन चिकन्स को आज़ाद करके यहाँ पर लेकर आ जाओ। जोश काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि बेटा, ये समय डरने का नहीं है, समझो ये तुम्हारी ट्रेनिंग है, ताकि कभी अचानक ज़ॉम्बिस तुम पर हमला भी करने आए तो तुम उनसे डरो नहीं, बल्कि उनका सामना करो। जोश धीरे धीरे उस केयरटेकर के पास जाता है और उससे चाबी लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि वो घबराहट में उस लाश के ऊपर गिर जाता है। जोश की तो सांसें ही अटक जाती हैं। वहाँ से जोश तुरंत हैंडपंप के पास पहुँचता है, अपने शरीर पर लगा हुआ जो खून था उसे साफ करने लग जाता है। तब उसके जाने के बाद एरिस फ्रांसिस से कहती है, तुम जोश को अभी ये सब क्यों सिखा रहे हो? फ्रांसिस कहता है कि जिंदा रहना है तो ये सब सीखना होगा। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि फ्रांसिस जोश से ज़्यादा ल्यूक से प्यार करता है और जोश पर वो इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन आखिर ऐसा क्या है, वो भेदभाव क्यों कर रहा है बच्चों में, ये हमें आगे पता चलेगा। अब रात को फ्रांसिस और एरिस सारे कमरों को चेक कर रहे होते हैं, तभी वो बेसमेंट में आते हैं। बेसमेंट में आते ही फ्रांसिस को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगती है, क्योंकि बचपन में उसके पिताजी उसको बहुत ज़्यादा मारा करते थे और सारा सारा दिन इसी बेसमेंट में कैद रखते थे। आज इतने सालों के बाद भी यहाँ पर आकर उसे दोबारा वही डरावनी चीज़ें याद आ रही थी। एरिस उसको संभालती है और कहती है कि खुद को संभालो, क्या कर रहे हो। अब सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जोश सभी से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मैसेज करके बताया कि वो अपने माता पिता के साथ पहाड़ के पास बने कैंप में जा रही है। वहाँ और भी बिना इन्फेक्टेड लोग रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें भी वहीं पर जाना चाहिए। लेकिन फ्रांसिस इसके लिए साफ मना कर देता है कि हम किसी कैंप में नहीं जाएंगे, वहाँ तो हमें खाने पीने की चीज़ें भी ढंग से नहीं मिलेंगी। ये देखो, भगवान की दया से यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है खाने को, वो भी भरपूर मात्रा में, हम यहीं पर रहेंगे।
अब एरिस को फ्रांसिस की बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो भी यहाँ पर रहना नहीं चाहती। तो रात को जब फ्रांसिस सो रहा होता है तभी उसे उसके पिता के डरावने सपने आते हैं जहाँ वो उसे टॉर्चर किया करते। अब इसी से घबराकर वो भी डिसाइड कर लेता है कि ठीक है, यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे बचपन की डरावनी यादें परेशान कर रही हैं। अगले दिन सभी वैन की हेल्प से उस कैंप के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो ब्रिज के पास पहुँचते हैं उन्हें सामने बैरिकेड लगे हुए दिखाई देते हैं। उन बैरिकेड से रास्ता बंद किया हुआ था। ये देखकर एरिस उस बैरिकेड को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देता है। फ्रांसिस तुरंत ज़ॉम्बी को शूट करके मार डालता है, लेकिन आवाज़ को सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वो एक ग्रेनेड फेंक कर सभी ज़ॉम्बीज़ को विस्फोट कर देता है और अब उनकी वैन भी ख़राब हो गई थी। ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और उनके पास अब कोई दूसरा ज़रिया भी नहीं है गांव से बाहर जाने का, इसलिए मजबूरन सभी दोबारा गांव में वापस आ जाते हैं। अब अगली सुबह फ्रांसिस अकेले वैन के पास आकर उसको ठीक कर देता है, लेकिन इस बार वो घर में किसी को नहीं बताता क्योंकि वैसे उसने मन बना लिया था कि वो अब यहीं पर रहेंगे। गांव से बाहर हद से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं, यहाँ तो सिर्फ सपने उसे डराएंगे ना कि इन्फेक्टेड लोग, इसलिए वो यहीं पर रहने का फ़ैसला करता है और लाइट्स वगैरह ठीक करके अपने बच्चों के साथ खेलने लग जाता है ताकि सभी का एंटरटेनमेंट हो पाए। तो कुछ देर के बाद जोश और ल्यूक दोनों पुराने एल्बम्स को देख रहे होते हैं जिसमें फ्रांसिस के भाई की भी एक फ़ोटो होती है, जिसको देखकर ल्यूक जोर से कहता है कि तुमने एक बात नोटिस की, तुम बिल्कुल पापा के भाई की तरह दिखते हो, ना कि पापा जैसे। ये सुनकर जोश एकदम हैरान हो जाता है और अब उसकी सारी चीज़ समझ में आ जाती है कि आखिर उसके पिता उससे इतना नाराज़ क्यों रहते हैं, क्योंकि उसे पता चल गया है कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ बल्कि उनके भाई का बेटा हूँ। दरअसल एरिस का फ्रांसिस के भाई के साथ गलत संबंध था और उसी से जोश पैदा हुआ, लेकिन बाद में फ्रांसिस ने उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद से फ्रांसिस ने जोश और ल्यूक दोनों को संभाला, लेकिन फिर भी असली बेटा ना होने की वजह से वो ज़्यादा गुस्सा जोश पर निकालता। लेकिन वैसे उसका जोश को कोई भी तकलीफ़ देने का इरादा नहीं होता, बल्कि वो खुद को भी कई बार समझाता है कि जोश को भी पिता की ज़रूरत है और मैं क्या करता रहता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको भी संभालूँ, अच्छी तरह से खुश रखूँ, मैं उसके पिता की जिम्मेदारियाँ उठाऊँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह दोस्तों वो खुद को समझा रहा होता है। साथ ही इसी वजह से एरिस और फ्रांसिस कभी कभी एक दूसरे से गुस्सा भी हो जाया करते। तो अगले सीन में फ्रांसिस जब घर के बाहर होता है तब एक कुत्ता उसको काट लेता है। एरिस फिर फ्रांसिस को पट्टी वगैरह लगा देती है, लेकिन वो उससे कहती है कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा वरना तुम्हें रेबीज भी हो सकता है। फ्रांसिस कहता है कि उस कुत्ते के गले में पट्टा लगा हुआ था, इसका मतलब वो कुत्ता पालतू है, तो उसके अंदर रेबीज नहीं हो सकता, तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ देर के बाद जोश फ्रांसिस से कहता है कि मुझे भी अपने परिवार के लिए कुछ करना है ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं भी काम आ पाऊँ। फ्रांसिस कहता है कि तुम अभी बच्चे हो बेटा, अगर तुम खुद को बड़ा समझते हो और ये सोचते हो कि तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो क्या हमें बचाने के लिए किसी की जान ले लोगे तुम। जोश इस पर हाँ में जवाब देता है कि हाँ, मैं अपने परिवार को बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ। तो फ्रांसिस जोश को गन देकर उसे सामने निशाना लगाने के लिए कहता है। जोश काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन फ्रांसिस उसको और डरा रहा होता है ताकि उसका डर ही ख़त्म हो जाए। तभी वहाँ पर एरिस और ल्यूक भी पहुँच जाते हैं। वो फ्रांसिस से कहती है कि ये क्या कर रहे हो, जोश अभी ये करने के लायक नहीं है, देखो वो कितना डरा हुआ है। तभी गोली की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, इसलिए वो सभी तुरंत घर की ओर भाग जाते हैं, लेकिन उनका पीछा करते करते ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ पहुँच चुके थे। सभी ज़ॉम्बीज़ घर में घुसने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तब वहाँ पर एक बड़ी गाड़ी आती है। गाड़ी में सवार बंदा हॉर्न बजाकर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तो सारे ज़ॉम्बीज़ उस गाड़ी का पीछा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है। लेकिन पता है फ्रांसिस गाड़ी को पहचानता है कि वो गाड़ी किसकी है। तो दोस्तों वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई डेविड की होती है, वही डेविड जिसने एरिस के साथ गलत संबंध बनाए थे। तो इसलिए फ्रांसिस अगले दिन डेविड से मिलने जाता है। डेविड कहता है कि भाई देख, मैं बस यहाँ देखने के लिए आया था कि मॉम डैड सही सलामत है भी या नहीं। फ्रांसिस कहता है कि वो दोनों कब के मर चुके हैं और अब तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो यहाँ से निकल जा वरना मैं तुझे यहीं ठोक दूंगा। डेविड कहता है कि मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ
और एक मैप देकर कहता है कि मैंने सुना है पहाड़ी के पास एक कैंप है, आना है तो वहाँ आ जाना, तुम्हारी जान बच जाएगी। इतना कहने के बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ फ्रांसिस डेविड की हेल्प नहीं चाहता, इसलिए वो मैप को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। सोचता है कि क्या पता कभी मुसीबत के टाइम में ये मैप काम आ जाए, इसलिए वो मैप को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो घर पर आता है और तुरंत ही खिड़कियों पर लकड़ियाँ लगाने लगता है ताकि ज़ॉम्बीज़ खिड़कियाँ वगैरह तोड़कर अंदर ना आ पाएँ। यहाँ ल्यूक खेलते खेलते घर के बेसमेंट में पहुँच जाता है, जहाँ उसकी नज़र एक बूढ़े ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो कि वहीं पर छुपा हुआ था। ये देखकर तो ल्यूक डर जाता है और एरिस तुरंत वहाँ पर आकर ल्यूक को संभालती है और कहती है कि ये ज़ॉम्बी काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर है, इसलिए हमें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर ये सारी बातें फ्रांसिस सुन लेता है और वो तुरंत उस बूढ़े ज़ॉम्बी का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद फ्रांसिस जब नहाने के लिए निकलता है तो जोश की नज़र उस मैप पर पड़ जाती है जो कि उसे डेविड ने दिया था, लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले ही फ्रांसिस उसे कमरे से भगा देता है। उसके बाद वो क्रिसमस ट्री को सजाकर सभी से कहता है कि चलो आज हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। घर वाले कहते हैं कि ये तो सितंबर का महीना है, इसमें कौन सा क्रिसमस होता है। तो फ्रांसिस कहता है कि सुनो सुनो, मैं कह रहा हूँ ना कि आज क्रिसमस है तो आज ही मनाना पड़ेगा। फ्रांसिस जिस तरीके से बोलता है तो लगता है कि उसका दिमागी संतुलन थोड़ा ख़राब हो रहा है। अब डिनर करते हुए जोश एरिस को मैप के बारे में बता देता है, जो सुनकर वो भी हैरान हो जाती है। तो वो फ्रांसिस से इसके बारे में पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई मैप जैसी चीज़ है। फ्रांसिस साफ झूठ कह देता है कि नहीं, मेरे पास कोई मैप नहीं है। तब फ्रांसिस ल्यूक और जोश को ये बता देता है कि तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारी माँ यहाँ से क्यों जाना चाहती है, क्योंकि उसे अपने आशिक डेविड से जो मिलना है। वो तो कुछ महीने पहले ही तुम दोनों को छोड़कर चली गई होती, लेकिन वायरस की वजह से नहीं जा पाई। दोनों बच्चे ये सुनकर अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, क्या ये बात सच है। एरिस कहती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, मैं डेविड के पास जाना चाहती थी। और अब फ्रांसिस सभी के सामने उस मैप को निकालता है और उसे वहीं पर जलाते हुए कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं पर रहेंगे और यही मेरा आखिरी फैसला है। इसके बाद तो वो एक लकड़ी की मदद से मेन गेट को भी बंद कर देता है ताकि कोई बाहर ही ना जा पाए। फ्रांसिस कहता है कि मैंने बाहर ज़ॉम्बी को देखा है जो कि काफ़ी खतरनाक है, इसलिए मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ और ये बंद ही रहेगा। पर जोश कहता है कि आप झूठ कह रहे हैं, बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं है, आप सिर्फ हमें यहाँ पर बंद करके रखना चाहते हैं और कुछ नहीं। अब फ्रांसिस का दिमागी संतुलन खराब होता जा रहा था। वो गुस्से में जोश को भी बुलाकर कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच बोलने की, तू नाजायज़ औलाद है, तुझे हमारे बीच बोलने का कोई हक नहीं। उसी समय दोस्तों, दरवाजे पर एक घायल सिपाही दस्तक देता है। फ्रांसिस कहता है कि चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन वो सिपाही इन्फेक्टेड नहीं होता, इसलिए जोश ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर उसको अंदर ले लेता है। सिपाही बताता है कि मैं पहाड़ी के पास बने कैंप में रहता था, लेकिन आज वहाँ ज़ॉम्बिस का हमला हो गया जिससे पूरा कैंप बर्बाद हो गया। तब डेविड नाम के आदमी ने मुझे उनसे बचाया और यहाँ का एड्रेस दिया कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन भगवान जाने वो ज़िंदा होगा भी या नहीं, क्योंकि मैं तो वहाँ से बच निकला था, लेकिन ज़ॉम्बिज़ ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। ये सुनकर एरिस काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है कि डेविड भी अब नहीं रहा। वो सिपाही को यहीं पर रुकने की परमिशन दे देती है, पर फ्रांसिस सिपाही से कहता है कि तुम यहाँ रह तो सकते हो, लेकिन तुम्हें बेसमेंट में रहना होगा ताकि हमारे परिवार वालों से दूर रहो। सिपाही मान जाता है। अब रात को जोश एरिस के पास आकर कहता है कि मैं जानता हूँ फ्रांसिस मेरे असली पिता नहीं है, इसलिए वो मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तो फ्रांसिस और बाकी सभी को अपना परिवार मानता हूँ। मुझे पता है कि बाहर अभी कोई ऐसी जगह ज़रूर होगी जहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं, इसलिए मुझे प्लीज़ बाहर जाने की परमिशन दे दो ताकि मैं अपने परिवार वालों को सेव कर पाऊँ। एरिस इसके लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जोश की ज़िद के सामने वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए जोश तुरंत ही घर से भाग जाता है। अगली सुबह जब घर में फ्रांसिस जोश को नहीं देखता तो वो गुस्से में बौखला जाता है कि वो कहाँ गया। उसे दरवाज़ा भी खुला हुआ दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि जोश वहाँ से भाग गया है, और इस गुस्से में वो एक हथौड़ा उठाकर सबसे पहले उस बेचारे सिपाही पर हमला करके उसकी जान ले लेता है।
उसके बाद तो वो एरिस को भी मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर के बाद जब एरिस की आंख खुलती है तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है, जहाँ ल्यूक भी मौजूद था, क्योंकि फ्रांसिस ने उन दोनों को ही बेसमेंट में बंद कर दिया था। लगता है फ्रांसिस अब बिल्कुल पागल हो चुका है। वो तब उसे खिड़की के बाहर वही कुत्ता दिखाई देता है जिसने उसे काटा था, और वो कुत्ते को मारकर उसी का मांस खाने के लिए एरिस और ल्यूक के पास लेकर आता है। लेकिन जब एरिस उसे खाने के लिए मना करती है तो वो प्लेट को ही फेंक देता है, और उस प्लेट में एक चाकू भी रखा हुआ था, और एरिस चाकू को देखकर उसे छुपाने की कोशिश करती है ताकि फ्रांसिस के जाने के बाद वो उसको ले पाए और खुद को छुड़ा ले। लेकिन लगता है इनकी किस्मत ही खराब है। फ्रांसिस चाकू देख लेता है और चाकू को लेकर वो फिर से एरिस और ल्यूक को बेसमेंट में बंद कर देता है। लेकिन अब एरिस एक प्लान बनाती है और वो ल्यूक को जोर से चिल्लाने के लिए कहती है। ल्यूक जैसे ही चिल्लाता है उसकी आवाज़ को सुनकर फ्रांसिस तुरंत बेसमेंट में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है एरिस उस पर हमला कर देती है और ल्यूक के साथ आराम से बाहर निकलकर फ्रांसिस को बेसमेंट में ही लॉक कर देती है। अब ये देखकर फ्रांसिस को फिर से डरावनी चीज़ें याद आने लग जाती हैं कि कैसे उसके पिताजी यहाँ पर उसको टॉर्चर किया करते थे। अब बेसमेंट के बाहर जैसे ही एरिस और ल्यूक वहाँ से भागते हैं तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है, जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था। वो एरिस और ल्यूक पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन डेविड की आवाज़ को सुनकर फ्रांसिस एकदम गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं ये मेरे परिवार वालों को भी इन्फेक्टेड ना कर दे। और इससे पहले कि डेविड एरिस को काटता, फ्रांसिस बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाता है और डेविड को शूट करके मार डालता है। उसके बाद फ्रांसिस एरिस से कहता है कि एक बात बताओ, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर ल्यूक आ जाता है, जिसके हाथ पर डेविड ने काट लिया था। अब ल्यूक बेचारा भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, और इस चीज़ से फ्रांसिस और एरिस दोनों एकदम घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। तब एरिस हिम्मत करके तुरंत ल्यूक का वो हाथ काट देती है जहाँ पर डेविड ने उसे काटा था। उसके बाद वो उस पर पट्टी लगाकर फ्रांसिस से कहती है कि जल्दी से वैन लेकर आओ, हमें ल्यूक को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाना होगा। फ्रांसिस भागते हुए वैन के पास जाता है, लेकिन तब उसे वहाँ पर जोश दिखाई देता है जिसके हाथ में गन थी। वो फ्रांसिस को बुरी तरह से डेविड के खून में सना हुआ देखकर ये समझता है कि शायद फ्रांसिस ने गुस्से में उसकी माँ को भी मार डाला, इसलिए वो उस पर गोली चला देता है। और फिर फ्रांसिस आखिरी समय में जोश के गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैं तुम्हें भी अपना ही बेटा मानता था, माफ़ कर देना मुझे अगर मेरी वजह से कभी तुम्हारा दिल दुखा हो। ये सुनकर जोश समझ जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो फ्रांसिस से माफ़ी मांगता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ये अनजाने में हो गया। लेकिन तब तक फ्रांसिस की जान जा चुकी थी, जो देखकर जोश दुखी हो जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया। बेचारा फ्रांसिस जो एक बेटे के लिए वैन लेने के लिए गया था ताकि जल्दी से जल्दी उसे डॉक्टर के पास लेकर जा पाए, तो दूसरे बेटे के हाथों मारा गया। वही जोश तुरंत वहाँ से घर आता है। वहाँ एरिस तो फ्रांसिस के वेट में बैठी होती है, लेकिन उसे क्या पता था कि फ्रांसिस अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब ना तो फ्रांसिस बचा और ना ही डेविड, जो उसके परिवार का ख्याल रख पाए। बेचारी को अकेले ही अपने दोनों बेटों का ध्यान रखना होगा, वो भी ऐसे टाइम पर जब हर तरफ वायरस फैला हुआ है। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।